राहुल गांधी के साथ मिलके और संजय राउत देख रहे हैं। राहुल गांधी जी के साथ रहते रहते राहुल गांधी जी का जो राहु है वो उद्धव ठाकरे जी के परिवार और पार्टी पे आ गया है। वो चाहते हैं कि एक और पाकिस्तान बन जाए और जो दूसरा पाकिस्तान बनेगा उसका प्रधानमंत्री वो राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और जितने सो कॉल्ड सेकुलर नेता हैं जो स्यूडो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, ये देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। 1947 में भारत को तोड़ने का एक ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था और उसी तरह का एक ख्वाब राहुल गांधी के साथ मिलके और संजय राउत देख रहे हैं। और राहुल गांधी जी के साथ रहते रहते राहुल गांधी जी का जो राहु है वो उद्धव ठाकरे जी के परिवार और पार्टी पे आ गया है। संजय राउत राहुल गांधी जी के साथ मिलकर इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस भारत की जनता अब उनके मंसूबों को समझ चुकी है और उन्हें कभी समर्थन नहीं करेगी। इसलिए वो चाहते हैं कि एक और पाकिस्तान बन जाए और जो दूसरा पाकिस्तान बनेगा उसका प्रधानमंत्री वो राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। किस तरीके की पॉलिटिक्स सामना के जरिए तमाम आर्टिकल पे चर्चा होती आ रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सामना एक ऐसा मुखपत्र रहा है जो देश की बात करता था, राष्ट्र की बात करता था, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करता था, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देश के शौर्य की बात करता था। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज सामना देश को तोड़ने की बात कर रहा है। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है और बाला साहब ठाकरे की आत्मा, बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा आज बहुत दुखी होगी कि उनके द्वारा स्थापित, उनके द्वारा बनाया गया एक मुखपत्र जो देश के शौर्य का चर्चा किया करता था, आज वो देश के विभाजन की बात कर रहा है। उधर संभल की जामा मस्जिद में तमाम विवादों के बाद सफेद रंग से रखनी शुरू हो गई है, लग गई है, लगभग शुरू हो गई है। विवाद भी हुआ था, मुस्लिम लोग ग्रीन कलर को बोल रहे थे, हिंदू पक्ष सैफरन कलर के लिए मानता है। फिलहाल तो सफेद रंग हो रहा है। देखिए, सफेद रंग हो या काला हो, पीला हो, गुलाबी हो या भगवा हो, सारे रंग भारत के हैं। मंदिर पे कोई रंग करो, मस्जिद पे कोई रंग करो, परमात्मा का रंग तो एक है, परमात्मा एक है। जो उसके रंग में रंग गया वो परमात्मा का हो गया। संभल एक ऐसा स्थान है जहां भगवान कल्कि का अवतार होगा। संभल वो धरती है जहां भगवान राम एक बार कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और उसी धरती पे श्री कल्कि धाम का निर्माण हो रहा, जिसका शिलान्यास करने 19 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री आए थे। तो जो संभल में दिख रहा है ये अवतार से पहले के चमत्कार है। संभल के डिप्टी एसपी के बयान को लेकर भी तमाम चर्चा रही। उनके पिताजी ने भी उनकी सिक्योरिटी को लेकर चिंता जाहिर की है, हालांकि एसपी ने आश्वासन भी दिया। देखिए, मैं संभल में जो लोग तैनात हैं, चाहे वो पुलिस के हैं या प्रशासन के हैं, मैं उनकी समझदारी और उनकी बहादुरी की सराहना करना चाहता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संभल को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रची थी। संभल का पुलिस प्रशासन अगर मुस्तैद न होता और समझदारी से काम न लेता तो संभल दंगों की आग में जल गया होता। उधर केपी मौर्य साहब का भी एक बयान अभी आया है, बोल रहे हैं कि जो तमाम विपक्षी पार्टी हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, इन सब का जो बेसिक केशव प्रसाद मौर्य जी का नहीं है, देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है। देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है कि राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और जितने सो कॉल्ड सेकुलर नेता हैं
जो स्यूडो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, ये देश की जनता को धोखा दे रहे हैं, भारत के संविधान के खिलाफ हैं। इनका यकीन न संसद में है, न संविधान में है, न लोकतंत्र में है, और न सुप्रीम कोर्ट में है, न इलेक्शन कमीशन में है। किसी भी संवैधानिक संस्था में इनका यकीन नहीं है। जब इनके खिलाफ फैसला आता है तो लोकतंत्र मर जाता है, जब इनके हक में फैसला आता है तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। ये रोज लोकतंत्र की हत्या करते हैं, और देश के भीतर भी करते हैं, देश के बाहर जाके भी करते हैं। उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी कहना है, जो उत्तराखंड के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में रह रहे मुसलमानों की हिमायत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत के मुसलमानों की बात नहीं करता वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से गाइड हो रहा है। ये देश के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं, ये मुल्क के खिलाफ है। पूरी कम्युनिटी को बहकाना, पूरी कम्युनिटी को गुमराह करना, ये काम तो ठीक नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो भारत के मुसलमानों को भारत से अलग करने की साजिश ना करें। दूसरा, उधर तमाम तरीके के बयान, क्या लग रहा है आपको पॉलिटिक्स में? कुछ ऐसे नेता हैं जिनको विरासत में सियासत मिली है। ये गमलों में उगे हुए पौधे हैं, कोहनी पे टिके हुए लोग, टुकड़ों पे बिके हुए लोग बरगद की बात करते हैं, गमलों में उगे हुए लोग। तो इन्हें सियासत विरासत में मिली है, और ये जो मुलायम सिंह जी की अमानत है उसमें खयानत कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। उधर केदारनाथ में भी एक मंत्री हैं, उनका कहना है, उन्होंने भी बोला है कि तमाम खबरें आ रही है कि जो मुस्लिम लोग हैं, गैर हिंदू लोग हैं, उन्होंने बोला है कि वो वहां पे तमाम घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके जाने पे रोक लगनी चाहिए। देखिए, कोई भी धार्मिक स्थल कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, वो उनके लिए होता है जिनकी आस्था उसमें हो। जिनकी आस्था उसमें नहीं हो, जिनकी आस्था नहीं है, उन्हें नहीं जाना चाहिए, और जिसकी आस्था है उसे जाना चाहिए। तो सवाल तो आस्था का है, सवाल श्रद्धा का है, सवाल अपने अपने अकीदे का। जिसकी आस्था जहां है उसको वहां जाना चाहिए, और जिसकी आस्था नहीं है तो डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए नहीं जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री लक्षण और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री लक्षण भारत से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले ऑकलैंड में होली के रंगों में रंगकर उन्होंने जिस तरह उत्सव का माहौल बनाया वह हम सब ने देखा। प्रधानमंत्री लक्षण के न्यूजीलैंड में बसने वाले भारतीय मूल के लोगों के प्रति लगाव को इस बात से भी देखा जा सकता है कि उनके साथ एक बड़ा कम्युनिटी डेलीगेशन भी भारत आया है। उन जैसे युवा, ऊर्जावान और प्रतिभाशाली लीडर का इस वर्ष रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि होना हमारे लिए खुशी की बात है। फ्रेंड्स, आज हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत रूप देने का निर्णय लिया है। जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग,
पोर्ट विजिट्स के साथ साथ रक्षा उद्योग जगत में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। हिंद महासागर में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कंबाइंड टास्क फोर्स 150 में हमारी नौसेनाएं मिलकर काम कर रही है और हमें प्रसन्नता है कि न्यूजीलैंड की नौसेना का जहाज 2 दिन में मुंबई में पोर्ट कॉल कर रहा है। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में आपसी सहयोग को हमने प्राथमिकता दी है। फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में संयुक्त रूप से काम किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के साथ आए बड़े बिजनेस डेलीगेशन को भारत में नई संभावनाओं को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। फ्रेंड्स, क्रिकेट हो, हॉकी या माउंटेनियरिंग, दोनों देशों के बीच खेलों में पुराने संबंध हैं। हमने स्पोर्ट्स में कोचिंग और खिलाड़ियों के एक्सचेंज के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस, साइकोलॉजी और मेडिसिन में भी सहयोग पर बल दिया है और वर्ष 2026 में दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के 100 साल मनाने का निर्णय लिया गया है। फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड में रहने वाला भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड में सामाजिक और आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान दे रहा है। हमने तय किया है कि स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी उसको सरल बनाने और इलीगल माइग्रेशन से निपटने के लिए एक समझौते पर तेजी से काम किया जाएगा। यूपीआई कनेक्टिविटी, डिजिटल ट्रांजैक्शन और टूरिज्म बढ़ाने पर भी बल दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पुराने संबंध हैं। हम न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। फ्रेंड्स, आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों एक मत हैं। चाहे 15 मार्च 2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ हम मिलकर सहयोग करते रहेंगे। इस संदर्भ में न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हमने अपनी चिंता साझा की। हमें विश्वास है कि इन सभी गैर कानूनी तत्वों के खिलाफ हमें न्यूजीलैंड सरकार का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, फ्री, ओपन, सिक्योर और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक का हम दोनों समर्थन करते हैं। हम विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं, विस्तारवाद में नहीं। इंडो पैसिफिक ओशन
इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए हम न्यूजीलैंड का स्वागत करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद CDRI से जुड़ने के लिए भी हम न्यूजीलैंड का अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, अंत में रग्बी की भाषा में कहूं तो हम दोनों अपने संबंधों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्रंट अप के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी टू स्टेप अप टुगेदर एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ ब्राइट पार्टनरशिप। और मुझे विश्वास है कि हमारी साझेदारी दोनों देशों के लोगों के लिए एक मैच विनिंग पार्टनरशिप साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवस्था बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली। अगले 4-5 वर्षों के और इसीलिए हम लोगों ने औद्योगिक निवेश के लिए एक नया वातावरण खड़ा किया। 35 सेक्टर में हम लोगों ने 33 हमने अपनी पॉलिसी बनाई है। कोई भी उद्यमी आ जाए उस नीति के अंतर्गत निवेश करे, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा और नए उद्यमी भी हम तैयार कर सके। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से प्रारंभ की जाएगी। हमें पहले वर्ष 1 लाख लोग बनाने थे और 10 वर्ष के लिए 10 लाख का हमने टारगेट रखा, लेकिन स्कीम बनाने, स्कीम को लॉन्च करने, इसमें समय लगा। चुनावी वर्ष होने के नाते भी हमें उसमें समय लगा। पहला क्या था, हम 24 जनवरी को इसको लॉन्च कर पाए और 31 जनवरी तक हमें 1 लाख युवा उद्यमी तैयार करने हैं। ये 1 लाख युवा उद्यमी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग 31,000 युवा उद्यमी इसके माध्यम से तैयार करने आगे बढ़ चुके हैं। 2 लाख युवाओं ने आवेदन कर लिया, यानी 1 लाख के सापेक्ष 2 लाख लोगों ने आवेदन कर लिया। 1 लाख से अधिक युवाओं के कागजात हम बैंकों को भेज चुके हैं। जो स्पीड है यूपी की और जो स्केल है यूपी की, बहनों और भाइयों, इसको नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली। अगले 4-5 वर्षों के और इसीलिए हम लोगों ने औद्योगिक निवेश के लिए एक नया वातावरण खड़ा किया। 33 सेक्टर में हम लोगों ने 33 हमने अपनी पॉलिसी बनाई है। कोई भी उद्यमी आ जाए उस नीति के अंतर्गत निवेश करे, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा और नए उद्यमी भी हम तैयार कर सके। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से प्रारंभ की जाएगी। हमें पहले वर्ष 1 लाख लोग बनाने थे और 10 वर्ष के लिए 10 लाख का हमने टारगेट रखा, लेकिन स्कीम बनाने, स्कीम को लॉन्च करने, इसमें समय लगा। चुनावी वर्ष होने के नाते भी हमें उसमें समय लगा। पहला क्या था, हम 24 जनवरी को इसको लॉन्च कर पाए और 31 जनवरी तक हमें 1 लाख युवा उद्यमी तैयार करने हैं। ये 1 लाख युवा उद्यमी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग 31,000 युवा उद्यमी इसके माध्यम से तैयार करने आगे बढ़ चुके हैं। 2 लाख
के सापेक्ष 2 लाख लोगों ने आवेदन कर लिया है। 1 लाख से अधिक युवाओं के कागजात हम बैंकों को भेज चुके हैं।